India is not safe for men. यहाँ पर इक्वालिटी का ये मतलब नहीं कि जहाँ सब बराबर हो। यहाँ पर इक्वालिटी का ये मतलब है कि मैन कितना सप्रेस हो रहा है। अगर एक कपल है, वो दोनों आपस में शादी करने का प्रॉमिस करते हैं, फिर अगर लड़का शादी करने से मना करता है तो उस पर सेक्शन 69 ऑफ BNS के अकॉर्डिंग कम से कम 10 साल की जेल है। और वही अगर लड़की शादी करने से मना करती है तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाकर किसी लड़की को गालियाँ देते हो तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। और अगर वही लड़की आकर आपको गालियाँ देती है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा सिस्टम ये साफ साफ कहता है कि जहाँ पर मसला आदमी और औरत के बीच का हो, वहाँ पर हमेशा आदमी गुनहगार और औरत इनोसेंट होती है। अगर आप अब इस वीडियो पर आ ही गए हो तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कीमती समय में से कुछ टाइम मुझे दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आजकल इंडिया में हर दिन कुछ वुमेन बायस्ड लॉज का फ़ायदा उठाकर हज़ारों के हिसाब से मर्दों पर फेक केसेस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने अतुल सुभाष का केस तो सुना ही होगा कि क्या क्या किया गया उसके साथ, और जिन्होंने उसको सुसाइड करने पर मजबूर किया वो आज भी बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। ये तो एक अतुल सुभाष था जिसका वीडियो वायरल हुआ, तब लोगों को उसके बारे में पता चला। ऐसे न जाने कितने अतुल सुभाष हैं जिनके साथ सेम टॉर्चर इंडिया में हर दिन हो रहा है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अकेले इसमें ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इस वीडियो के ज़रिए लोगों को अवेयर कर दूं उन लॉज के बारे में जिनको मिसयूज़ करके एक औरत आपकी पूरी संपत्ति, आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी सब बर्बाद कर सकती है, अगर आप गिल्टी ना भी हो तब भी। पहले हम बात करते हैं एलिमनी की, जिसको आप कुछ औरतों का इनकम सोर्स भी कह सकते हो। आजकल इंडिया में ट्रेंड बना हुआ है कि पहले शादी करो, फिर उसके बाद डाइवोर्स करके सेक्शन 37 ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 37 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हस्बैंड पर एलिमनी का केस डाल दो और जितना मन करे उतने पैसे डिमांड करो, प्रॉपर्टी डिमांड करो और फिर वही पैसे लेकर एंजॉय करो। अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक की बात है, एक लड़की ने 6 महीने के अंदर 7 अलग अलग लोगों से शादी करके 7 पर एलिमनी का केस डाल दिया। Seventh husband. You are the 7th husband. No, I have currently 6 husbands case, so 7th and both. Yes. And against everybody 498 I am filing the maintenance criminal against every husband. एक औरत हस्बैंड से 500 करोड़ की एलिमनी डिमांड करती है। वही हरियाणा में एक आदमी है जिसने अपनी जमीन और फसल बेचकर वाइफ को 3 करोड़ की एलिमनी पे की ताकि वो केस खत्म कर सके। इंडिया में जो लॉज है उनके हिसाब से जब तक आपकी बीवी किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप विद एडल्ट्री रह रही है और आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है, तब चांसेस बनते हैं कि आप एलिमनी देने से बच जाए। और अगर आपने 1 बार, 2 बार या कहीं बार अपनी बीवी को किसी और के साथ एडल्ट्री करते हुए पकड़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी एलिमनी देनी पड़ेगी। द रिक्वायरमेंट इज दैट शी शुड कंटिन्यूअसली बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स कमिटिंग एडल्ट्री। ऐसे में अब आदमी के पास सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, या तो उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ बेच बाच के उसको 1 टाइम एलिमनी पे कर दे, या हर महीने पूरी जिंदगी भर उसको एलिमनी देते रहे, या तो वो और एक अतुल सुभाष बन जाए। जैसे अभी 2024 की बात है, लुधियाना में एक 33 साल के आदमी ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। हर साल इंडिया में करीबन 1 लाख आदमी सुसाइड करते हैं ऐसे लॉज के कारण। अब बात करते हैं द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 की, जिसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी दहेज देता या दहेज लेता है तो उसके लिए 5 साल की सज़ा है। इस एक्ट में टोटल 10 सेक्शन है और इनमें टाइम लिमिट का कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसका ये मतलब बनता है कि वुमेन जब चाहे अपने हस्बैंड पर डाउरी का केस कर सकती है। और इसी एक्ट का सेक्शन 8A ये कहता है कि अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड पर इस एक्ट के अंदर डाउरी का केस करती है, सिर्फ केस करती है, तो ये अब उस आदमी के ऊपर है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जब तक वो ये साबित नहीं कर
पाता कि उसने दहेज नहीं लिया था, तब तक कानून की नज़र में वो गुनहगार माना जाता है और एक आदमी के लिए ये साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं, उस टाइम मान लो लड़का दहेज की डिमांड करता है, तो लड़की वालों को चाहिए उसी टाइम जाकर उनके खिलाफ एक्शन ले और दहेज देने से साफ इनकार कर दे। लेकिन होता क्या है, वो दोनों आपस में खुशी खुशी शादी करते हैं और फिर कुछ सालों के बाद वही लड़की जाकर अपने हस्बैंड पे केस करती है कि जी इसने तो हमसे दहेज लिया था। अब जब उसको शादी के टाइम दहेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शादी के इतने सालों बाद तक दहेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब अचानक से दहेज का केस करने का ये साफ साफ मतलब बनता है कि दहेज तो सिर्फ एक बहाना है, असल वजह तो कुछ और ही होती है। इसीलिए आजकल जितने भी इंडिया में डाउरी के केसेस होते हैं, उनमें 98% केसेस फेक किए जाते हैं और आदमी की पूरी उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन ये साबित नहीं हो पाता कि वो निर्दोष है। That has happened during a trial. Do you know 98% of all cases were found to be false? 98%. Perjury filing, not even one. अब कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि ऐसे केसेस से बचने के लिए शादी के टाइम एक एग्रीमेंट बना लो जिसमें ये लिखा हो कि ना तो हमने कुछ लिया और ना तो हमने कुछ दिया, जो कि इस एक्ट के सेक्शन 5 में भी मेंशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा भी करते हो फिर भी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आपकी वाइफ आप पर डिमांडिंग फॉर डाउरी का केस कर सकती है। वो जाकर ये बोल सकती है कि ये लोग मुझे टॉर्चर वगैरह करते हैं, मुझसे दहेज की डिमांड करते हैं, और ऐसे में दहेज तो दहेज की जगह रह जाएगा, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट भी आप पर लग जाएगा और फिर साबित करते रहना पूरी उम्र की जी मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। कुल मिलाकर इस एक्ट के अंदर वुमेन को इतना पावर दिया गया है कि वो आपकी ज़िंदगी बड़े आराम से तबाह कर सकती है, फिर चाहे आपने दहेज ना भी लिया हो तब भी। फिर आता है सेक्शन 375 एंड 376 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट सिर्फ एक वुमेन के साथ हो सकता है एंड मेन आर ऑलवेज गिल्टी। इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि अगर वुमेन का रेप वगैरह होता है तो उस आदमी पर सेक्शन 376 के अकॉर्डिंग कम से कम 10 साल की सजा है। ऑन द अदर हैंड, इफ वुमेन कमिट्स द सेम थिंग देन देयर इज नो लॉ फॉर मैन। इसी से रिलेटेड एक बहुत फेमस केस है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जहां पर एक वुमेन के साथ घर में गैंग रेप किया जाता है। भानु प्रताप पटेल जो यहां पर मेन क्रिमिनल होता है और विक्टिम का ये कहना था कि जो भानु प्रताप पटेल की वाइफ है प्रिया पटेल, उसने भी रेप होने में साथ दिया था। तो यहाँ पर जुडिशरी ये कहती है कि सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के अंदर तो हम वुमेन को रेप की सज़ा दे ही नहीं सकते। फिर जुडिशरी के सामने ये क्वेश्चन उठता है कि बाकियों की तरह इसने भी तो रेप होने में मदद की थी, तो इस पर गैंग रेप के ही चार्जेस लगाए जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है कि इंडिया का जो रेप लॉ सिस्टम है वो सिर्फ मर्दों को सज़ा देने के लिए है, ना कि औरतों को। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में मर्दों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जालंधर में एक फैक्ट्री वर्कर को 4 लड़कियों ने बेहोश करके किडनैप कर लिया। फिर जब उसको होश आया, वो रस्सी से बंधा हुआ होता है और फिर उसको 11-12 घंटे रखकर वो लड़कियां उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करती है और फिर रात के 3 बजे उसी आदमी को गाड़ी में ले जाकर बीच सड़क पर फेंक दिया जाता है। अब बताओ ऐसे में अब वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि औरतों के ऐसे करने पर कोई सज़ा नहीं, कोई कानून नहीं। इसके अलावा भी पता नहीं हर रोज़ कितने केसेस आते हैं जिनमें ऑफिस में या बाकी जगह पर जो आदमी लो पोस्ट्स पर होते हैं उनसे फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, लेकिन हमारा सिस्टम वुमेन को गिल्टी मानने को ही तैयार नहीं। और फिर आता है सेक्शन 354A आईपीसी, जिसके अंदर 4 प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनमें पहला ये है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन को टच करता है, दूसरा अगर कोई मैन डिमांड या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर के लिए, तीसरा अगर कोई मैन किसी वुमेन को पोर्नोग्राफी दिखाता है, और चौथा अगर कोई मैन किसी वुमेन को अब्यूज करता है तो उसको सेक्शन 354A आईपीसी के अकॉर्डिंग कम से कम 3 साल की सजा है। और वही अगर कोई लेडीज किसी मर्द के साथ सेम चीज करती है, उसको पोर्नोग्राफी दिखाती है, टच करती है या अब्यूज करती है, तो उसके लिए कोई सजा नहीं, वो बिना डरे कर सकती है। अब ये तो थी शादी के बाद की बात। अब जो शादी से पहले कपल वगैरह होते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे से शादी का प्रॉमिस करते हैं और आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, फिर अगर लड़का शादी करने से मना करता है, तो ऐसे केस में अगर लड़की लड़के के खिलाफ कंप्लेन कर दे तो उस पर सेक्शन 69 ऑफ BNS लग जाएगा, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। मतलब पुलिस को इसमें अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। और अगर इसमें पनिशमेंट की बात करें तो इसमें कम से कम 10 साल की सजा है, जिसको लाइफ टाइम तक भी एक्शन किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर सेम चीज लड़की करे तो उसको फुल परमिशन है हमारे सिस्टम की तरफ से, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ भी नहीं।
अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मेरी क्या राय है इस बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि लॉज को जितना हो सके जेंडर न्यूट्रल बनाओ। साथ ही साथ लॉज को ऐसा रिफॉर्म करो जिससे लॉज का मिसयूज़ जितना हो सके उतना कम हो जाए। और जो लोग इन लॉज का मिसयूज़ करके फेक केसेस करते हैं उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि वो ऐसा करने की हिम्मत ही ना करें। और एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहां पर अपराधी सिर्फ अपराधी हो और इनोसेंट सिर्फ इनोसेंट, ना कि मर्द और औरत। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी 2012 में सेम रिकमेंडेशंस दी थी कि लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाओ। तो चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।